अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहजीर से इस्तक़बाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का वक्त आ गया। जिसको तेल चाहिए वो आपने हरमुज़ से या फिर अमेरिका से हासिल करे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कौम से किया खिताब। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन और वसीअ तर हमलों की दी वार्निंग। कहा अमेरिका और इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाज़ा पट्टी में जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। काबिल इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाई में 24 घंटों में 4 फ़लस्तीनियों की शहादत। एक मासूम समेत 3 फ़लस्तीनी बाशिंदे जख्मी। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी के लिए करें कोशिश। कांग्रेस सदर खड़गे ने ऐवान में किया मुतालबा। कांग्रेस आसाम में बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हो गई। हम इलेक्शन में बदरुद्दीन की पार्टी का साथ देंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का आसाम दौरे के मौके पर बयान। और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ जीओस के जरिए बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों से महरूम करने की कर रही है साजिश। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रेवंत हुकूमत पर की सख्त तनकीदें। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा कि जंग खत्म करने का वक्त आ गया। ट्रंप के मुताबिक तकरीबन मिशन मुकम्मल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने हरमुज़ से गुजरने वाले तेल पर ईरान की गिरफ्त बुनियादी तौर पर अमेरिका का मसला नहीं। ट्रंप ने कहा कि जिन ममालिक की तवानाई की सप्लाई का इंहिसार इस अहम आबी गुजरगाह पर है, उन्हें इसकी दोबारा बहाली में आगे आकर किरदार अदा करना चाहिए। ट्रंप ने इशारा दिया कि अमेरिका जल्द ही अपनी फौजी कार्रवाई समेट सकता है, लेकिन इस दौरान उन्होंने तबाहकुन हमलों की भी धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 से 3 हफ्तों में इंतहाई सख्त ज़रब लगाएंगे। हम उन्हें पत्थर के ज़माने में, यानी ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस ले जाएंगे जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को फौजी तौर पर कुचल दिया गया। फिर भी उन्होंने मुतालबा किया कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करे। उन्होंने मुआहदे की शराइत को नहीं रखा। ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ईरान ने ऐसा न किया तो अमेरिका ईरान के तमाम बिजली घरों पर भी बमबारी करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास तेल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। आइए देखते हैं ट्रंप के बयान का एक मुख्तसर हिस्सा। And won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing, and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat with our historic tax. और उधर दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन और वसी तर हमलों की वार्निंग दी है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल गैर अहम अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, जबकि उन्होंने आने वाले तबाहकुन वसी तर शदीद हमलों की तंबीह भी जारी की। पासदारान इनक़लाब के बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के पास तेहरान की फ़ौजी सलाहियत और साजो सामान के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि ईरान की फ़ौजी पैदावार ऐसी जगहों पर होती है जिनके बारे में आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। इस तरह उन्होंने ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया कि ईरान के हथियारों के ज़ख़ीरे बड़े पैमाने पर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल को इस जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगा जिसका आगाज़ खुद आपने किया। अमेरिका की धमकियों पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने यह भी कहा कि ईरानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पाँव काट देंगे। तारीख़ गवाह है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया।
यूएई की वजारत दिफा ने बयान में कहा कि दिफाई निज़ाम गुज़िश्ता 1 घंटे से मुल्क की जानिब दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। सुबह में यह बयान जारी किया गया। वजारत ने हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर भी लगा और कहा कि हमले ईरान की जानिब से किए गए और मुल्क भर में सुनाई देने वाली आवाज़ों के बारे में आगाह कर दिया गया कि आवाज़ें मुल्क की जानिब बढ़ने वाले मिसाइल्स को नाकारा बनाने की कोशिशों का हिस्सा हैं। ताहम इससे कबल अपने चंद मिनट के खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने यूएई और दीगर खलीजी ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया जो ईरान की जानिब से अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में निशाना बने। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी हुकूमत तेल के टैंकरों और पड़ोसी ममालिक के खिलाफ पागलपन भरे दहशतगर्द हमले कर रही है जिसका तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत दिफा ने भी कहा कि मुल्क के दिफाई निज़ाम ने ड्रोन की नई लहर को नाकाम बनाया। सऊदी मशरिक़ी इलाके की जानिब आने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने का सऊदी हुक्काम ने दावा किया। और बात करेंगे फ़लस्तीन की। गज़ा में सीज़ फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। ताज़ा वशाना हमलों में एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए। ये उस वक्त हुआ जब गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में तोपखाने से गोलाबारियाँ की गई। रिहायशी मकानात को धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया। खान यूनुस के इलाके मवासी में जालिम इसराइली फ़ौज की फायरिंग और बमबारी में एक बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ। इस तरह इसराइली फायरिंग से 2 मज़ीद शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। इसक़बाल फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा था कि 24 घंटों के दौरान जारी इसराइल के बदतरीन हमलों में 4 अफराद शहीद हुए हैं और 12 दीगर ज़ख्मी भी हो गए थे। और हवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और रियासती खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने ऐवान में कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले कुछ और बाद में कुछ मुजाहरा पेश कर दी है। उन्होंने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मुमकिन दोबारा पेशी के हवाले से रद्द-ए-अमल में कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और मुतफ़िक़ा तौर पर बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने इक़दाम किए जाए क्योंकि कांग्रेस ने ख़वातीन के रिजर्वेशन के सिलसिले में सबसे पहले कोशिशों का आगाज़ किया था। इस प्रपोजल को लेकर फिर हम एक बार सब बैठ के विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे। हम कोई महिला रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। वी आर द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग दैट एंड विथ आवर सपोर्ट ओनली इट हैज बिकम यूनानिमस एंड दीज पीपल टू टेक क्रेडिट व्हेनेवर दे वांट दे टेक। सर, मैं आपसे यही विनती करता हूं, सभी लोग सहमत हैं, लेकिन किस वक्त कैसा लाना, क्या करना, ये आपका खेल बंद करो। क्योंकि ये जो है महत्व का बिल है, इसमें अनेक विषय है। अगर आपको करना ही था तो 3 साल क्यों वेट किए? अगर आपको करना ही था तो इसी सेशन में पहले लाना था। आपकी इच्छा ही अगर इतना दृढ़ है और ये है तो 3 दिन हम रूरल डेवलपमेंट का डिस्कशन करें। क्या ये नहीं कर सकते थे? तो ये सर, मैं ऐसे सवाल ये उठाते हैं, ये मेरे मुश्किल क्या है, पाप बेचारे हमारे मिनिस्टर को आगे करते हैं, पीछे क्या है मोदी साहब रहते हैं, वो पीछे से इनको ढकलते हैं और जहां तक है होता है। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि उनको मैं खुद ऐसा नहीं बोल रहा हूं, परिस्थिति वैसी है उनके पास। I will ask him to respond. हाँ सर, Yes. you also know. आसाम फूलों का एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग मज़ाहिब, ज़ात और नज़रियात के लोग रहते हैं। कांग्रेस की सोच है कि हिंदुस्तान की आवाम के हाथ में असली ताकत हो, मुल्क को चलाने में हर तबके को शराकतदारी मिले। दूसरी जानिब बीजेपी की नज़रिया है कि आसाम को दिल्ली से चला जाए। यही लड़ाई चल रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आसाम में बड़ी रैली से खिताब करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा है और आवाम को इंसाफ दिलाने का काम किया जाएगा। असम में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात के लोग रहते हैं। एक प्रकार से असम फूलों का गुलदस्ता है और उसमें हर एक आइडेंटिटी की जगह होनी चाहिए। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए
और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है कि असम को, असम के आदिवासियों को, असम के सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। यह लड़ाई चल रही है। हम कहते हैं कि आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता दिया है यह करवाने के लिए। उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि मोदी को सिर्फ अपने सरमायाकार दोस्तों की ही फिक्र है, मुल्क की और आवाम की कोई परवाह मोदी नहीं करते। उन्होंने ऐवान में भी कहा कि मोदी जहां जहां गए अडानी को साथ ले गए और तमाम मुआहदों में उनकी मदद की गई। अपोजिशन और मोदी मुखालिफिन की आवाज़ें बंद कर दी जाती है। आइए देखते हैं संजय सिंह का ये अहम बयान। के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते, वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं, और जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बैंकों पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है मान्यवर। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया, ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला, और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि आसाम इलेक्शन में वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का साथ देंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस आसाम में बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित होगी और बीजेपी आसाम की हुकूमत नफरत फैलाने का काम कर रही है। असद ओवैसी ने आसाम दौरे के मौके पर कहा कि अक़लियतों के लिए आसाम में मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं।
हेट पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की राजनीति चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की जानिब से। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है बीजेपी को रोकने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सत्ता में है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अजमल साहब और उनके कैंडिडेट्स को यहाँ की जनता उनको कामयाब करे, ताकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी मिल सके। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं AIDF को। सर, असम सीएम ने बोला है भाजपा सरकार असम में UCC लागू करेगी, इस पर क्या है? तो फिर आप लव जिहाद का कानून क्या करेंगे? देखिए, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। तो ये UCC के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सीएम ने ये भी बोला है असम में UDF का नामो निशान मिला देंगे। देखिए, जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला की दुनिया बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग बाकी रहेंगे। इंसान की बस की बात नहीं है किसी को मिटाना। लोग आए, मिट गए, चले गए, और हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दे को लेकर राष्ट्र का संबोधित किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब वहाँ पर इन्वेजन करेगा, अपनी फौज को उतारेगा, और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज गैस की कमी है पूरे भारत में। कमर्शियल गैस तो मिलना बहुत मुश्किल है, और जिन छोटे ऑटो ड्राइवर्स जो गैस से अपना ऑटो चलाते थे, या जो लोग छोटे छोटे अपने होटल चलाते थे, बंडी पे चाय बनाते थे, वो सब आज परेशान हैं। तो इनके डोनाल्ड ट्रंप अनकरीब में अपनी फ़ौज को उतारेगा, इससे और भारत को तकलीफ होगी। और हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा भारत के नागरिक GCC कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो ये बहुत ही परेशानी की बात है सबके लिए। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने रियासत हुकूमत पर शदीद तनकीद का इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ GOs के जरिए बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत से महरूम रखने की साजिश कर रही है। उन्होंने भी कहा कि हर नोटिफिकेशन के साथ किसी न किसी GO को रुकावट के तौर पर खड़ा किया जाता है, जिससे लाखों नौजवान मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन में GO नंबर 4 को इस अंदाज में नाफिज किया गया कि इससे मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स और PhD के लिए 25 मार्क्स वेटेज देना भी इसी साजिश का हिस्सा है, जबकि तवील अरसे से PhD में दाखिले ही नहीं हुए। कविता ने कहा कि जिस तरह ग्रुप 1 में अपने मनपसंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने खुसूसी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए, इसी तरह अब डिग्री लेक्चरर्स की भर्तियों में भी साजिश जारी है। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। इवाళ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్లకు 15 సంవత్సరాలైంది తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు 2011లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఇప్పటి వరకు డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్కి ఇవ్వలే నోటిఫికేషన్। ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ 15 ఇయర్స్ వస్తుంది। సరే 15 ఏళ్ల తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కదా అనుకుంటే దానికి ఒక కొత్త జీవో నంబర్ 4 అని తెచ్చారు। మామూలుగా నెట్ సెట్ జరుగుతుంటుంది, నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం పెడతానే ఉంటుంది, 2 సార్లు పెడతారు, వాళ్ళ టైం టేబుల్ ప్రకారం జరుగుతుంది। ఇక్కడ స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పెట్టాలి, ప్రతి సంవత్సరం పెట్టాలి, కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 3 ఏళ్లలో ఒకసారి పెట్టిండ్రు। మీరు సెట్ పెట్టారు, మీరు DL ఎగ్జామ్ వేయబట్టి ఎట్లా క్వాలిఫై అవుతారు పిల్లలు? 1 2 ఎన్నడూ అంతకుముందు డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ ఉద్యోగాల్లో ఇంటర్వ్యూ లేదు। ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంటర్వ్యూ పెట్టి దానికి 10 మార్కులు పెట్టిరు। ఎవరి కోసం పెట్టిండ్రు? ఇంటర్వ్యూలు ఎవరికి ఫేవర్ చేద్దామని పెట్టిండ్రు? ఓకే, అది సరే 10 మార్కులే కదా అని విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అవుదామంటే PhDకు 25 మార్కులను వెయిటేజ్ పెట్టిండ్రు। ఎందుకోసం 25 మార్కులు పెట్టిండ్రు PhDకి అని అంటే ఆన్సర్ లేదు। పోనీ PhDలు మీరు అడ్మిషన్లు బాగా బీభత్సంగా ఇస్తున్నారా అంటే అది కూడా లేదు। ఎక్కడ అడ్మిషనే లేదు, మీరు PhD ఎట్లా పెడతారు ఎలిజిబిలిటీ? దానికి కూడా 25 మార్క్స్ పెట్టారు। అంటే ఇది కేవలం ఎట్లయితే గ్రూప్ 1లో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని సెంటర్లు వేసిరో, డిగ్రీ కాలేజ్లో కూడా మీకు నచ్చిన వాళ్ళను, మీ నాయకుల పిల్లలను, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను నింపుకోవడానికి మాత్రమే ఈ కొత్త జీవో ఇవ్వడం జరిగింది। ఇందులో ఎటువంటి అనుమానం లేదు। ఈ జీవో 4ని తక్షణమే రద్దు చేయాలి। దాదాపుగా 40,000 మంది విద్యార్థులు దీని మీదనే ఆధారపడి ఎన్నో రోజుల నుంచి
तेलंगाना भर के मी सेवा मराकज़ में मुख्तलिफ सरकारी खदमात और बिलों की अदायगी पर वसूल किए जाने वाले यूज़र चार्जेस में भारी इजाफा कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक IT और कम्युनिकेशन महकमे ने नए अहकाम जारी कर दिए, जिनके तहत पहले कम से कम 35 रुपये वाली सर्विस फीस को बढ़ाकर अब 62 रुपये कर दिया गया। इस हवाले से तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि नई कीमतें 1 अप्रैल से नाफिज हो गई। नई तरमीम के मुताबिक फौरी फराहम की जाने वाली एक कैटेगरी खदमात जैसे सर्टिफिकेट प्रिंट वगैरह के लिए 62 रुपये वसूल करेंगे, जबकि आमदनी ज़ात रिहायत जैसे सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल B कैटेगरी खदमात के लिए फ़ीस 80 रुपये मुकर्रर की गई। इसके अलावा बरक़ी बिलों की अदायगी, RTA खदमात और दीगर सरकारी दरखास्तों पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। आम आवाम की जानिब से कसरत से इस्तेमाल होने वाली इन खदमात पर अचानक तकरीबन 80% तक इजाफे की इन खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों की कसरत है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि अहम शख्सियात और सियासी कायदीन भी अब इससे परेशान होने लगे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का अंदेशा मच्छर काटने के बाद लगा रहता है। इस दौरान BRS MLA D सुधीर रेड्डी ने हैदराबाद में मच्छरों के मसले को उजागर करने के लिए मच्छरदानी से सिले हुए लिबास पहनकर असम्बली मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बदतरीन हो गई है। ये भी कहा कि जिस लम्हे आप हैदराबाद में अपना मुंह खोलेंगे, इसमें मच्छर दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लापरवाही बरत रही है। BRS MLA ने हर डिवीज़न में 10 फॉगिंग मशीनों का मुतालबा किया और फौरी इक़दाम पर जोर दिया और ख़बरदार किया कि मच्छरों की इस कसरत और बहुतात से हैदराबाद की छवि और उसका नाम मुतासर होने का अंदेशा है। లక్షల రూపాయల ఖర్చు పేదవానికి మరి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి భారం అవుతుంది. కనీసం దోమలైనా అరికట్టమని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. గతంలో చేసినట్టు మీరు కూడా చేయండి. తప్పనిసరిగా దోమలు అరికడితే తగ్గిపోతాయి. తద్వారా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటది. ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగా ఉండాలి. దోమలు కూడా అరికట్టలేని ప్రభుత్వం నిజంగా ప్రభుత్వం అవసరమా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. కనీసం ఈ నిరసన తెలుపుతాకు మేము ఈ దోమల నెట్టు తీసుకొస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళ దౌర్జన్యం, వాళ్ళు ఎటువంటి ఆర్డర్ కాపీ లేకున్నా కానీ ఇవాళ ఈ డ్రెస్ వేసుకోవద్దని చెప్పేసి మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తా ఉన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయినప్పుడు కొన్ని రకాల నిబంధనలు ఉంటాయి. సమావేశాలప్పుడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు లేనప్పుడు కూడా ఈ నిబంధనలు పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ లో దోమని అరికట్టని మహాప్రభు అని చెప్పేసి राजेंद्र नगर इलाके में लगभग 10 नौजवानों ने सिगरेट न देने पर एक दुकान के मालिक को खूब मारपीट की, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं खुद इस मुतासिरा नौजवान का बयान। भाई मैं अरमान पान शॉप चलाता हूँ। 3:15 हो रहे थे, दावत में जाके आके बाहर वहाँ बैठा, 1 घंटे से खोलना चाहिए ना बोल गया। 2-3 जने आए, आके सिगरेट दियो बोले। मैं बोला बंद है भैया, 1 घंटे से खोलता हूँ, 1 घंटे से खोलता हूँ, 1 घंटे से आके ले लो बोला। थोड़ा बहुत आवाज़ा पुकारे करके चले गए। उसके बाद 25-30 जने आके पूरे रॉडों, वो लकड़ी के डंडे मोटे मोटे ये वो लेके आके बहुत मारे हुए मेरे को। रोड पे जाने वाले रुक के बचा लिए मेरे को इधर उधर से, नहीं तो मेरे को मर गया बोल के चले गए वही छोड़ के। आप जानते हो लोग कौन थे? इससे पहले भी ईद के दूसरे दिन ऐसी चिल्ला बहस करके गए थे, वही सिगरेट दे रहे, गाली गलौज गुफ्तार करे थे मेरे से। ये कहाँ पर हुआ सब? अरमान होटल, पिलर नंबर 216। आप किसी को जानते पहचानते हैं? कोई दुश्मनी? कुछ भी दुश्मनी नहीं है मेरी किससे भी। कौन सेफ करे आपको? रोड पे जाने वाले सेव करे मेरे को, आने जाने वाले वहां से गुजर रहे थे, 2-3 जने पहचानत के लोग देख के सेव करे। कितने लोग थे वो लोग? 15-20 जनों के ऊपर थे भाई, मार मार के बुरा आलम कर दिया। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में रातों के औकात में गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वाले और घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। चबूतरा मिशन के तहत पुलिस ने नौजवानों का ताक़ुब किया, हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। तलाशी मुहिम के दौरान एक नौजवान के पास से 12 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए और इसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ भी जारी है। पुलिस SHO बालाकृष्णन ने कहा कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए पुलिस हर तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ఆపరేషన్ చబుత్రలో భాగంగా ఇది టప్ప చబుత్ర పిఎస్లో సాబేర్ నగర్, గంగాబోలి,
టపర్ చబుత్ర ఔర్ జీరాలోని కాలనీలలో మన ఆపరేషన్ చబుత్ర చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా సుమారు 15 మంది వరకు ఒక యువకులను వాళ్ళు ఇట్లా ఫోన్ చూసుకొని చబుత్ర చూస్తుంటే వాళ్ళని అనుమానాస్పదంగా తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళని విచారణ చేసి తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మేము మన మహబూబ్ కాలనీలో చేస్తుంటే ఒక ఇద్దరు సస్పెక్ట్ మాకు దొరికినారు. ఆటోలో దొరికితే వాళ్ళని పట్టుకొస్తున్నాము. ఒక షేక్ అమిత్ అతని మీద ఫింగర్ ప్రింట్ చెక్ చేస్తే అతను ఇంతకు ప్రీవియస్ ఆఫీసర్లో తెలుస్తుంది. ఇంకోతనికి అతను ఏం లేవు. అతని దగ్గర ఒక 7 మొబైల్స్ ఉన్నవి. అతను క్యాష్ దొరికింది. అది ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. ఎంక్వైరీ చేసినాక తదుపరి విచారణతో మీకు తెలియజేస్తాం. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का वक्त आ गया। जिसको तेल चाहिए वो आप नए हुर्मुज़ से या फिर अमेरिका से हासिल करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कौम से किया खिताब। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन और वसीह स्तर हमलों की दी वार्निंग। कहा अमेरिका और इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा पट्टी में जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। काबिल इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाई में 24 घंटों में 4 फ़लस्तीनियों की शहादत। एक मासूम समेत 3 फ़लस्तीनी बाशिंदे जख्मी। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी के लिए करें कोशिश। कांग्रेस सदर खड़गे ने ऐवान में किया मुतालबा। कांग्रेस आसाम में बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हो गई। हम इलेक्शन में बदरुद्दीन की पार्टी का साथ देंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का आसाम दौरे के मौके पर बयान। और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ जियोस के जरिए बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों से महरूम करने की कर रही है साजिश। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रेवंत हुकूमत पर की सख्त तनकीदें। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।